हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर वीक हम एक नए टॉपिक पे वेबिनार करते हैं ताकि हम आपकी बिजी की नॉलेज को एनहेंस कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेट ड्यू रिकवरीज एफिशिएंट आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट विद बिजी। तो इस वेबिनार की हेल्प से हम ये सीखेंगे कि आप बिजी में आउटस्टैंडिंग कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसको आप बिजी में किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस वेबिनार को हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ ध्यान से इस वेबिनार को सुनिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए वेबिनार के बाद इस टॉपिक की बिजी में, ताकि आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसे टॉपिक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तो इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इससे आप अपना पूरा क्रेडिट मैनेज कर सकते हैं और आपको एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो आप ये इजीली लर्न कर पाएंगे, सीख पाएंगे कि ये फीचर किस तरीके से बिजी में यूज़ किया जाता है। आपकी जो भी क्वेरीज एंड डाउट्स होंगे वो आप नोट डाउन करके रख लीजिए और आप सेशन के एंड में मुझसे वो अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं आपको टाइम दूंगा और आपकी क्वेरीज वन बाय वन सारी रिजॉल्व करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, जिसका टॉपिक है एक्सेलरेट ड्यू रिकवरीज एफिशिएंट आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट विद बिजी। अब देखिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट होता क्या है। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट? तो आप सब जानते हैं कि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया। बकाया क्या होता है बिजनेस में कि जितना भी आपका पैसा है जो बकाया है मार्केट में, उसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो उसकी जो डेफिनेशन है आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट इन काउंटिंग रेफर्स टू द सिस्टमेटिक कंट्रोल एंड स्टैटिक oversight of a company's account receivable and payable. It involves efficiently handling outstanding payments and receivable to ensure a healthy cash flow and फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए, कोई भी बिजनेस हो उसमें क्रेडिट में ट्रांजैक्शन जरूर होती हैं, चाहे आप क्रेडिट पे परचेज करते हो या क्रेडिट पे सेल करते हो। क्रेडिट मतलब कि उधार। क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप अगर बिजनेस करेंगे कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर आएगा कि कोई ना कोई आपसे कस्टमर परचेस करते टाइम आपसे कहेगा कि इसकी पेमेंट आप बाद में ले लीजिए या फिर इसको आप मेरे अकाउंट में लिख लीजिए, खाते में लिख लीजिए। तो उसको आप खाते में लिखते हो और फिर बाद में आप उससे पैसा ट्रांजेक्शन में रिसीव कर लेते हो। और पैसा रिसीव करने के बाद जो भी आप एंट्री करते हो उसमें अपनी जो बकाया राशि होती है, जो आपको उससे पैसा लेना होता है, उसको आप एडजस्ट कर लेते हो। तो इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। अब ये दोनों तरीके से होता है, एक रिसीवेबल भी होता है और पेबल भी होता है। अब देखिए, पैसा आपको दो जगह बेसिकली यूज करते हैं। आप एक तो पैसा लेते हैं या फिर आप पैसा देते हैं। अब पैसा आप किससे लेते हैं? तो आप जो भी आपके कस्टमर हैं जिनको आप अपने गुड्स को सेल करते हैं, अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, उनसे आप पैसा लेते हैं। मतलब कि जो भी मेरे कस्टमर होंगे उनसे मुझे पैसा रिसीव करना, तो इनके लिए अकाउंट रिसीवेबल होता है। और पेबल मतलब जहां पर मुझे अपना पैसा देना होता है। अब पैसा मैं किन को पे करता हूँ? तो जो भी सप्लायर हैं जिनसे मैं सर्विसेज या एक्सपेंसेस परचेज कर रहा हूँ या फिर गुड्स परचेज कर रहा हूँ, मटेरियल परचेज कर रहा हूँ, सर्विसेज ले रहा हूँ। तो बेसिकली क्या है, जो भी मेरे सप्लायर हैं, मेरी पार्टीज हैं जिनको मुझे पैसा पे करना है, उनको बोलते हैं अकाउंट्स पेबल। तो रिसीवेबल जिनसे पैसा रिसीव करना है और पेबल जिनको पैसा पे करना है। इसी के पूरे मैनेजमेंट को आप आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट बोलते हो कि किससे कितना पैसा लेना है, किससे कितना, किसको कितना पैसा देना है। इसकी काउंटिंग आप कैसे करेंगे, कैलकुलेशन आप कैसे करें। अब देखिए, ट्रांजैक्शन दो तरीके से होती है। एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये इमेज भी आपको शो कर रही है कि पेमेंट जो है इमीडिएटली रिसीव हो गई है। तो कैश ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है कि या तो आप परचेज कर रहे हैं या फिर आप सेल कर रहे हैं, बट पेमेंट इमिडिएटली हो चुकी है। कोई भी सामान खरीदा, पैसा दे दिया, कोई भी सामान बेचा, पैसा ले लिया। अब देखिए, जब कैश ट्रांजैक्शन होती है तो वो ट्रांजैक्शन वहीं कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि आपने कस्टमर को सामान बेच दिया और उसके बदले में आपने उससे पैसा रिसीव कर लिया। वो ट्रांजैक्शन वहीं पर ही ओवर हो गई, खत्म हो गई। अब इस ट्रांजैक्शन को हम आगे नहीं, मतलब इसमें अब कुछ भी बकाया नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं रह गया है, ये ट्रांजैक्शन ओवर हो चुकी है। दूसरे टाइप की ट्रांजैक्शन आप देख सकते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस पेमेंट्स आर नॉट मेड इमीडिएटली। पूरा आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट हमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे ही करना होता है। कैश ट्रांजैक्शन में मैंने आपको बताया कि पेमेंट रिसीव हो चुकी है या फिर पेमेंट उस ट्रांजैक्शन की हो चुकी है, एडजस्ट हो चुकी है, तो अब ये ट्रांजैक्शन खत्म हो चुकी है। बट क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या है कि सामान जा चुका है, या फिर सामान आपने खरीद लिया या फिर आपने सामान बेच दिया है। मोस्टली क्या, आपने सामान बेच दिया है और पैसा अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो वो ट्रांजेक्शन अभी मेरी ओवर नहीं हुई है। अब वो ट्रांजेक्शन ओवर जब होगी जब उसके लिए जो पैसा है मुझे रिसीव हो जाएगा। क्योंकि मैं कस्टमर को सामान बेचूंगा या फिर कोई सर्विस बेचूंगा तो उसके बदले में मुझे उससे पैसा तो लेना ही है। बट अगर मुझे कस्टमर पैसा नहीं देता है, जब तक वो ट्रांजेक्शन मेरी खत्म नहीं होती है, वो मेरी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। सेम एज इट इज, जब आप परचेज करते हैं और आपने सामान खरीदा या फिर आपने कोई सर्विस परचेज की है बट आपने पैसा पे नहीं किया है,
जब तक वो ट्रांजेक्शन आपकी खत्म नहीं होगी। इसी को हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो कैश ट्रांजेक्शन मतलब कि पेमेंट जो है इमीडिएटली हो चुकी है। रिटेल काउंटर में आप सब जानते हैं, मार्ट्स वगैरह में आप जाते हैं, पेमेंट आपको तुरंत करनी होती है, वो ट्रांजेक्शन में ही खत्म हो जाती है। बट कई बार B2B ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि जो पेमेंट है सामान की इमीडिएटली नहीं आती है, या फिर चालान के थ्रू माल भेज दिया और पेमेंट नहीं रिसीव हुई है, तो ये सारी क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कि आपका सामान जा चुका है बट पैसा रिसीव नहीं। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के ऊपर ही हमें आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट करना होता है। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अकाउंट्स पेबल और रिसीवेबल क्या होते हैं। तो देखिए, आप अगर आप गुड्स परचेज करते हैं, सप्लायर से आपने कोई मटेरियल, कोई सर्विस, कोई गुड्स परचेज किया जिसका पैसा आपने पे नहीं किया है, इसको बोलेंगे आप अकाउंट्स पेबल, क्योंकि उनको आपको पैसा पे करना है। जितने भी आपके सप्लायर हैं जिनको आपने पैसा पे नहीं किया है ट्रांजेक्शन के बदले में, उनको आप अकाउंट्स पेबल कहेंगे। और ऐसे कस्टमर जिनको आपने सामान बेचा है क्रेडिट पर, उधार माल बेचा है, उनसे अब आपको पैसा रिसीव करना है, इनको आप बोलेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है और क्रेडिट मैनेजमेंट क्या होता है, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट क्या होता है। इसको आप बिजी में किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे, इसको हम देखेंगे अब आगे। तो देखिए, एक बिजनेसमैन है जिसका नाम आप देख सकते हैं, इनका नाम है सूरज, और ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है। और ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये अपना सामान सबसे पहले सामान खरीदते हैं सप्लायर से और फिर उस सामान को बेचते हैं अपने कस्टमर को। अब मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या होती हैं, इनकी क्रेडिट में रहती है। तो इनको अब क्रेडिट को मैनेज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आप देख सकते हैं कि इस इमेज में कि कुछ महीने पहले ये काफी ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे थे अपने आउटस्टैंडिंग को मैनेज करने के लिए। बहुत सारा टाइम इसमें कंज्यूम होता है। देखिए, अगर आपके पास क्रेडिट कस्टमर कम हैं, 3 या 4 या मैक्सिमम 10 हैं या 20 हैं, तो आप उनकी एक डायरी बना के आप उनको नोट डाउन करके रख सकते हैं कि हाँ, इससे इतना पैसा लेना है, इसको इतना माल हमने उधार दे दिया है। लेकिन अगर आपकी पार्टी अगर 100, 200, 500 होती हैं, तो आपको एक एक पार्टी का, एक एक कस्टमर का रिकॉर्ड रखना, ये काफी ज्यादा हेक्टिक टास्क होता है। प्लस क्या है कि इसमें आपका काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आप उसकी कैलकुलेशन करते हो कि हाँ, किस किस बिल का पैसा आ चुका है, किस बिल का पैसा नहीं आ चुका, किस बिल का पैसा आधा आया है, या फिर जो पार्टी है वो पेमेंट दे ही नहीं रही है। तो बेसिकली क्या है, इस सबको आपको मैनेज करने में काफी ज्यादा आपका समय बर्बाद होता है, जिस समय को आप अपने बिजनेस में दे सकते थे। और अगर आप उस समय को अपने बिजनेस में देंगे तो आपका बिजनेस ज्यादा ग्रो होगा। तो बिजी का मानना यह है कि आप अपना मैक्सिमम टाइम अपनी बुक्स को मैनेज करने में ना दें, अपने ऑपरेशंस को मैनेज करने में दें, ताकि आपका बिजनेस ग्रो हो सके। तो ऐसे ये सूरज जी हैं, इनको काफी ज्यादा टाइम जो है अपना वेस्ट करना पड़ रहा था आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में, पेंडिंग बैलेंस की कैलकुलेशन में कुछ महीने पहले। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इनके लिए आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट काफी ज्यादा इजी हो चुका है, और ये इजीली अपना टाइम आप अपने बिजनेस को दे पा रहे हैं, जिससे इनका बिजनेस भी ग्रो हो रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये कह रहे हैं बिकॉज आई एम यूजिंग बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, और इनका बिजनेस जो है वो भी ग्रो हो रहा है, बिजनेस भी इनका स्केल हो रहा है। क्योंकि जो टाइम पहले ये आउटस्टैंडिंग मैनेज करने के लिए देते थे, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में देते थे, ये टाइम अब ये अपने बिजनेस ऑपरेशंस में देते हैं, ताकि इनका बिजनेस और ग्रो हो सके। और जो टाइम इनका बचता है, ये अपना टाइम अपनी फैमिली को भी देते हैं फिर। तो देखिए, अगर आपका टाइम काफी ज्यादा बचता है, तभी आप कोई एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं अपने बिजनेस में। तो बिजी का मानना यह है कि जितने भी ऐसी चैलेंजेस आते हैं, इनको आप बिजी के थ्रू मैनेज कीजिए, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा समय बच सके, जिस समय को आप अपने एक्चुअल बिजनेस ऑपरेशन में लगा सके। अब देखते हैं कि हमने सूरज जी को क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, जिनसे उनका आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट काफी ज्यादा इजी हो चुका है। और आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट इजी हो गया है और सिंपल हो गया है, किस तरीके से इसको यूज कर पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या सॉल्यूशन हमने मिस्टर सूरज को दिया था। सबसे पहले कि सूरज जी को चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ रहे थे, तो उसको वन बाय वन देख लेते हैं, और उसका क्या क्या सॉल्यूशन बिजी में अवेलेबल है। तो देखिए, कोई भी बिजनेसमैन है जिसको आउटस्टैंडिंग मैनेज करना है, जिसकी ट्रांजेक्शन उधारी पे होती है, उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उन चैलेंजेस को वन बाय वन अब देखते हैं। तो पहला चैलेंज है इसमें, एवरी डिटेल्स ऑफ क्रेडिट पार्टीज एंड कस्टमर, हाउ टू मैनेज द कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड क्रेडिट लिमिट एंड क्रेडिट डेज। अब देखिए, अगर आप किसी को उधार सामान देते हैं या उधार सामान खरीदते हैं, सबसे पहली चीज आती है कि उसका पूरा रिकॉर्ड आपको रखना, कि इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, एड्रेस डिटेल्स क्या है, या फिर
आप जो भी उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स को, उसकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इन सबको आपको रिकॉर्ड करके रखना है। तो इसको पूरी आपको रिकॉर्डिंग चाहिए। दूसरा कि इस पार्टी को मैं कितना उधार अलाउ करता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि आप उसको उधार देते रहें देते रहें देते रहें और वो पैसा पे नहीं कर रहा है फिर भी आप उसको उधार दे रहे हैं। तो एक क्रेडिट लिमिट आप सेट करेंगे कि हाँ, अगर 1 लाख से ऊपर इसकी क्रेडिट हो जाती है तो अब मैं इसको उधार सामान देना बंद कर दूंगा। तो मैं इस पार्टी को बोल सकता हूँ या इस कस्टमर को बोल सकता हूँ कि पहले आपका 1 लाख की जो मैंने लिमिट बनाई थी उसको आप क्लियर कीजिए और उसके बाद हम आगे का सामान आपको देंगे। जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड में भी देखते हैं कि आपकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही आप परचेज कर सकते हैं, उस क्रेडिट कार्ड को स्वाइप कर सकते हैं। ऐसे ही क्रेडिट पार्टीज के लिए, क्रेडिट कस्टमर के लिए आप लिमिट सेट कर सकते हैं कि लिमिट सेट करना काफी जरूरी है। बट अगर आप बिजी यूज नहीं कर रहे हैं तो आप लिमिट सेट नहीं कर सकते और आपको पता ही नहीं लगता कि हाँ, इस पार्टी का कितना उधार हो चुका है। नेक्स्ट चीज आती है, नेक्स्ट चैलेंज आता है इसमें कि क्रेडिट डेज। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि एक बिल हमने उसको काट दिया और उसकी पेमेंट वो कभी भी दे। हम हमें उसके संग एक ना एक कम्युनिकेशन करनी होगी कि हाँ, आपको विद इन 10 डेज, विद इन 15 डेज या फिर विद इन मंथ आपको पेमेंट करनी होगी। तो क्रेडिट कार्ड में भी आपको पता है कि जब आपका बिल बनता है तो 45 डेज के अंदर में आपको पेमेंट करनी होती है। इसी तरीके या फिर 30 डेज में जो भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। ऐसे ही जो भी पार्टी को या फिर जो भी कस्टमर को आप सामान उधार दे रहे हैं उनको आप एक लिमिट सेट करेंगे और एक डेज बताएंगे कि हाँ, आप 10 दिन बाद इस बिल की पेमेंट आपको करनी होगी। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो हम आप पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ताकि आपका जो क्रेडिट है ज्यादा फंसे ना मार्केट में। उधार आपने बेच दिया सामान लेकिन पेमेंट भी आपको रिसीव करनी है, ये भी एक चैलेंजिंग टास्क है। और पेमेंट रिसीव करने के लिए आप क्रेडिट डेज अगर पार्टीज को, कस्टमर को बता देते हैं कि हाँ, 10 दिन के अंदर अगर आप बिल की पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आपसे 18% या 12% या 10% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो वो कस्टमर को भी ये लगेगा कि हाँ, अगर मैंने टाइम से पेमेंट नहीं किया है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, पेनल्टी देनी पड़ सकती है, इसलिए मैं टाइम के अंदर ही विद इन क्रेडिट डेज पेमेंट इशू कर दूं। तो ये सारे चैलेंजेस मैनेज करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है अगर आपकी पार्टीज काफी ज्यादा हैं। बिजी में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। एक तो आप अकाउंट मास्टर क्रिएट कर सकते हैं विथ ऑल डिटेल्स। कोई भी डिटेल्स आपको नोट करनी है आप बिजी में नोट कर सकते हैं, अकाउंट मास्टर क्रिएट करेंगे पार्टी का या कस्टमर का। और एड्रेस डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या फिर कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यू कैन रिकॉर्ड। नेक्स्ट, क्रेडिट लिमिट आप सेट कर सकते हो। तो बिजी में क्रेडिट लिमिट सेट करने का भी फीचर अवेलेबल है जिसको आप इनेबल करके क्रेडिट लिमिट कस्टमर की सेट कर सकते हो। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि जब भी वो पार्टी आपकी क्रेडिट लिमिट एक्सीड करती है, सपोज आपने किसी पार्टी की 1 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट दी है, बट क्रेडिट 1 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट आपने सेट कर दिया, बट अगर वो पार्टी 1 लाख से ज्यादा का सामान उधार लेती है तो आपको बिजी वार्न कर देगा कि ये जो पार्टी है इसकी क्रेडिट लिमिट से ज्यादा का सामान ये खरीद रही है, आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं नहीं। और ये आपकी ऐसा नहीं कि सिंगल बिल पे चलेगी। सपोज उसने एक बार 10,000 का खरीद लिया, दूसरी बार 20 का खरीद लिया, 40 का खरीद लिया, फिर 50 का खरीद लिया, जैसे ही उसकी क्रेडिट लिमिट जिस ट्रांजेक्शन में एक्सीड हो जाएगी वहीं पर आपको बिजी वार्निंग दे देगा कि अब इसको स्टॉप कर दीजिए क्योंकि इस पार्टी की क्रेडिट लिमिट अब हो चुकी है एक्सीड, इससे ज्यादा आप उसको उधार माल नहीं दीजिए क्योंकि आपका मार्केट में पैसा फंस सकता है। तो क्रेडिट लिमिट सेट करना भी बहुत जरूरी होता है। क्रेडिट डेज भी आप सेट कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं अकाउंट मास्टर में, जिसमें आपकी क्रेडिट डेज ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। जैसे कि आपने 1 अप्रैल को बिल बनाया और सपोज आपने किसी कस्टमर को 10 दिन का क्रेडिट अलाउ कर रखा है कि 10 दिन तक आप पैसा, 10 दिन के अंदर आपको पैसा पे करना है वरना हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 1 अप्रैल को अगर आप बिल बनाएंगे ऑटोमेटिकली जो उसकी ड्यू डेट है वो 10 अप्रैल बन जाएगी। और बिल पे भी आप प्रिंट करना चाहें तो ये डिटेल प्रिंट कर सकते हैं। प्लस आप उसको टर्म एंड कंडीशन भी प्रिंट करके दे सकते हैं इनवॉइस पे कि विद इन 10 डेज आपको पेमेंट करनी है, अदरवाइज हम आपसे 18% इंटरेस्ट चार्ज करें। तो ये सारे डिटेल्स को आप बिजी में इजीली मैनेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं बिजी में इसको कैसे मैनेज करेंगे। तो मैं सबसे पहले अपनी कंपनी ओपन कर लेता हूँ बिजी में। तो मेरी कंपनी का नाम है बिजी वेबिनार प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को मैं ओपन करता हूँ। अब सबसे पहले आपको कस्टमर की डिटेल्स को रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड करने के लिए आप यहाँ पर अकाउंट मास्टर में, मास्टर्स में, अकाउंट्स में ऐड करेंगे और यहाँ पर आप कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपका कस्टमर है, कस्टमर का नाम सपोज है हर्ष सुपरमार्ट। सन्ड्री डेटर, जो भी आपके कस्टमर होते हैं उनको आपको सन्ड्री डेटर्स के अंडर में बनाना होता है, ये अकाउंटिंग रूल है। और जो भी आपके सप्लायर होते हैं उनको आपको सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर में बनाना होता है। आपको दिखा देता हूँ, हर्ष सुपरमार्ट।
और यहाँ पर आप अगर ये सप्लायर है तो सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज आप सन्ड्री डेटर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही आपने सन्ड्री डेटर सेलेक्ट किया है, यहाँ पर एक विंडो आ चुकी है जिसमें आपको क्रेडिट लिमिट सेट करनी है। क्रेडिट लिमिट जो भी है आपकी यहाँ पर आप सेट कर लेंगे। जैसे कि ये जो कस्टमर है इसकी क्रेडिट लिमिट आपने 50,000 रुपये दी है, तो आपने यहाँ पे 50,000 रुपये डाल दिए। अब जैसे 50,000 से ज्यादा का माल ये उधार खरीदेगा वैसे बिजी आपको बॉन्ड कर देगा। इसके बाद आप इसकी एड्रेस डिटेल यहाँ पर डाल देंगे कि एड्रेस क्या है। सपोज उसका एड्रेस है 201 फेस 1 ब्लॉक ए अशोक विहार न्यू दिल्ली। ये पार्टी आपकी अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है या नहीं है तो हम इसको अभी अनरजिस्टर्ड करते हैं। इसका आधार नंबर, इसका पैन नंबर, वार्ड नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल आप इसको नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कितने आप क्रेडिट डेज को इशू करते हैं। जब से आपने बोल दिया कि 10 दिन के अंदर इसको पेमेंट करनी है, 10 डेज के अंदर में इसको पेमेंट करनी है, तो इस तरीके से आप बाकी डिटेल डाल के सेव करेंगे और आपकी कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। आइए अब लिस्ट देखते हैं कि जितने कस्टमर मैंने बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सन्ड्री डेटर्स की लिस्ट में आपको दिखाता हूँ। तो ये जितने भी हैं ये सारे मेरे कस्टमर हैं। तो कस्टमर की लिस्ट भी मैं देख सकता हूँ, सप्लायर की लिस्ट भी मैं देख सकता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए हाँ ये मेरे सारे क्रेडिट कस्टमर। और एक ही सिंगल स्क्रीन पे आपको ये सारी चीजें दिख रही हैं, जिससे आपको कहीं भी अलग से, अगर सपोज आप मैनुअली मेंटेन करते हैं तो एक स्क्रीन पे आप ये सारी चीजें नहीं देख सकते, एक पेज पे नहीं देख सकते, क्योंकि आपको बेसिकली क्या, अगर मैनुअली मेंटेन करते हैं तो सारी चीजें आपको ढूंढनी पड़ती हैं। बट बिजी में क्या है कि आप यहाँ पर आप नॉर्मली एक रिपोर्ट ओपन करेंगे और आपको लिस्ट मिल जाएगी अपने क्रेडिट कस्टमर की। और आप देख सकते हैं जैसे कि ये है अंशुमन होटल एंड बैंक्वेट, ये भी मेरा कस्टमर है। और आप देख सकते हैं इसका एड्रेस डिटेल, आधार नंबर, सारी डिटेल मैंने यहाँ पर इसकी स्पेसिफाई की हुई है। ऐसे ही अगर मेरा कोई सप्लायर है तो उसकी भी डिटेल आप देख सकते हैं। ये जितने भी हैं मेरे सप्लायर जिनसे मैं खरीदता हूँ, सप्लायर मतलब जिनसे मैं माल खरीद रहा हूँ, कस्टमर जिनको मैं माल बेच रहा हूँ, उनकी भी डिटेल मैंने सारी यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली है। और अगर इन्होंने मुझे कोई क्रेडिट लिमिट दी हुई है तो मैं वो भी यहाँ पर डाल दूंगा, और कितने दिन इन्होंने मेरे को अलाउ की। तो इस सप्लायर ने 15 दिन मुझे अलाउ किए हुए हैं कि 15 दिन के अंदर आप पेमेंट कर दीजिए। ऐसे ही मैं कस्टमर और सप्लायर अपने बना लूंगा। काफी सिंपल ऐड करना है, एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर में जाएंगे, ऐड करेंगे, ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जहां पर आपको अकाउंट को क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट चैलेंज देखते हैं क्या चैलेंज आता है। तो देखिए जब भी आप उधारी पे माल बेचते हैं किसी को, किस बिल का पैसा आया है, किस बिल का पैसा नहीं आया है, इसको ट्रैक करना इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपकी पार्टीज मल्टीपल है, आप ये तो पता कर सकते हैं कि हाँ इस पार्टी से इतना इतना पैसा लेना है उधार, सपोज आप उसमें ऐड करते रहेंगे, बट किस बिल का पैसा आया है, क्योंकि 10 दिन की मैंने उसको लिमिट दे रखी है, मुझे उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करना है, तो किस बिल का पैसा कब तक उसने पे किया है इसको भी रिकॉर्ड करना, ट्रैक करना काफी ज्यादा हेक्टिक टास्क रहता है। बिजी में इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, बिल बाय बिल डिटेल फीचर, जिसके थ्रू आप पूरा क्रेडिट मैनेज कर सकते हैं और एक एक बिल को ट्रैक कर सकते हैं कि हाँ इस बिल का पैसा रिसीव हो चुका है, इस बिल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो आइए देखते हैं इस फीचर को भी इजीली। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो ये फीचर आपको अकाउंट्स में मिलता है और ये फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, इसको आपको इनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वो फीचर है बिल बाय बिल, इस फीचर को आपको इनेबल रखना है। वैसे ये फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है जब भी आप किसी में कंपनी बनाते हैं, बट अगर गलती से सपोज आपने इस फीचर को डिसेबल कर दिया है तो इस फीचर को आप इनेबल कर दीजिए। सिंपल आपको स्टेप फॉलो करने हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे, फीचर्स एंड ऑप्शन पहला ऑप्शन है, एंटर करेंगे और यहाँ पर अकाउंट्स में आप जाएंगे और आपको बिल बाय बिल पहला ही फीचर दिखेगा। ये फीचर बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, तो गलती से भी इसको डिसेबल मत कर दीजिएगा, इसको इनेबल रखना है आपको। और अगर ये डिसेबल है तो इसको आपको इनेबल कर देना है अगर आपको हर बिल की ट्रैकिंग करनी है तो। नेक्स्ट, अब देखिए जब आप इस फीचर को इनेबल करते हैं और इनेबल करने के बाद ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अकाउंट मास्टर क्रिएट करते हैं जब ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग, मतलब कि इसको आप पार्टी लेवल पे भी मैनेज करना चाहते हैं तो आप इनेबल करना चाहते हैं, सॉरी, तो कर सकते हैं। मतलब अगर आपने सपोज आपने यहाँ पर मना कर दिया तब भी आपका हर बिल की ट्रैकिंग आप नहीं करते, तो आपको हर बिल की ट्रैकिंग करने के लिए हमने पार्टी लेवल पे भी ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है कि सपोज आपकी सारी पार्टी ऐसी नहीं है कि जिनकी आपको बिल बाय बिल ट्रैकिंग करनी हो, तो उस पार्टी में आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर दीजिए, बाकी सब में ये इनेबल रहता है एज डिफॉल्ट। अब देखिए मैं एक बिल बनाता हूँ, सेल कर रहे हैं हम, और यहाँ पर मेरा कस्टमर का नाम है अजय जनरल स्टोर। अगर सपोज कस्टमर लिस्ट में शो नहीं हो रहा तो हम F3 प्रेस करके कस्टमर को क्रिएट भी कर सकते हैं। बाकी अजय जनरल स्टोर ये मेरा कस्टमर है जिसको मैं सामान बेच रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं कि जो अजय जनरल स्टोर है इसको मैंने 10 दिन यहाँ पर अलाउ किए, और
इसकी जो क्रेडिट लिमिट है ये मैंने कितनी सेट की हुई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी मैंने 50,000 रुपये इसकी क्रेडिट लिमिट सेट की हुई है। मतलब 50,000 तक का इसका सामान मैं उधार बेच सकता हूँ, इससे ज्यादा का सामान मैं इसको नहीं बेच सकता। अब मैं अजय जनरल स्टोर और जो मेरा सामान है मैं इसको बेच दूंगा। वो आप देखेंगे कि टोटल सामान बन रहा है 53,000 और बिल बन रहा है पूरा 59,360 का। देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे एक मैसेज शो हो रहा है कि क्रेडिट लिमिट जो है एक्सीड हो चुकी है इस पार्टी की, क्योंकि मैंने 50,000 रुपये क्रेडिट लिमिट इसको अलाउ की हुई है और 50,000 से ऊपर का बिल बन रहा है, तो हम इसको स्टॉप कर सकते हैं। और अब हम इसकी क्वांटिटी चेंज कर देते हैं। अब देखिए अब बिल मुझे बनाने देगा और कोई मैसेज नहीं आएगा क्रेडिट लिमिट के लिए। अब आप जब बिल सेव करते हैं लास्ट मोमेंट पे एक ये विंडो ओपन होती है बिल बाय बिल डिटेल की, जिस विंडो में आप देख सकते हैं जो भी आपका बिल नंबर है, वाउचर नंबर, वही आपका एज रेफरेंस नंबर बन जाता है। और इसको मैंने 10 दिन अलाउ किए थे, तो देखिए 20 सितंबर का बिल मैं बना रहा हूँ और यहाँ पर 30 सितंबर ऑटोमेटिकली ड्यू डेट बन रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेफरेंस ऑटोमेटिकली बन चुका है इस बिल का कि ये जो बिल है इसकी पेमेंट आपको कब तक रिसीव होगी। तो ये 20 सितंबर का बिल है और इसकी पेमेंट मुझे 30 सितंबर तक रिसीव होनी है। अगर 30 सितंबर के अंदर ये कस्टमर मुझे पैसा पे कर देता है तो मैं इस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करूंगा, अदरवाइज मैं इस पे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ओके करते हैं और ये बिल मेरा सेव हो चुका है, यस करेंगे और इस बिल को आप इसको प्रिंट करके भेज देंगे। और टर्म एंड कंडीशन में नीचे आप ये भी डाल सकते हैं, देखिए लिखा भी है सेकंड जो टर्म एंड कंडीशन है कि इंटरेस्ट 18% पर एनम विल बी चार्ज इफ द पेमेंट इज नॉट मेड विद इन द स्पूलेड टाइम। तो बेसिकली आप देख सकते हैं ये टर्म एंड कंडीशन भी आप लगा सकते हैं कि अगर इस पार्टी ने, इस कस्टमर ने पैसा नहीं पे किया, बिल में आप प्रिंट करके दे रहे हैं तो एक तरीके से उसको टर्म एंड कंडीशन भी बता रहे हैं कि अगर आपने विद इन अ ड्यू डेज आपने पेमेंट नहीं की मुझे तो हम आप पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 18%। तो ये टर्म एंड कंडीशन मैंने उसको बता दिया है और 30 सितंबर तक अगर ये पैसा नहीं पे करेगा तो हम इस पे एक्शन अब ले। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सपोज 30 सितंबर से पहले ही ये पेमेंट मुझे पे कर देता है, तो मैं यहाँ रिसिप्ट की एंट्री पोस्ट करूंगा, ऐड करेंगे पैसा रिसीव कर रहे हैं। सपोज इसने 25 सितंबर तक ही इसने पेमेंट कर दी है, तो मैं यहाँ पर, अब ये मेरी पार्टी है अजय जनरल स्टोर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेफरेंस है, जैसे ही आप पार्टी सिलेक्ट करेंगे, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ इसको, अजय जनरल स्टोर और यहाँ पर एंटर करेंगे, ये विंडो ओपन होगी बिल बाय बिल एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट, क्योंकि वहां पर रेफरेंस क्रिएट हुआ था, अब यहाँ पर हमें इसे एडजस्ट करना, एडजस्टमेंट एंटर। अब देखिए कितना पैसा ये पे कर रहा है इस बिल का, आप देख सकते हैं लिस्ट में जितने भी पेंडिंग बिल्स होंगे वो सारे शो हो जाएंगे। पहली बात तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम इस बिल की और नीचे लिस्ट में जितने भी बिल पेंडिंग होंगे जिनका पैसा इससे मुझे रिसीव करना है वो आपके रेफरेंसेस शो हो जाएंगे। मैं एंटर करके सिलेक्ट करूंगा, हाँ इस बिल का पैसा मुझे रिसीव हो रहा है, कितना पैसा रिसीव हो रहा है तो ये भी हम डाल देंगे। सपोज ये पूरा पैसा नहीं देता, 40,000 रुपये देता है तो मैं 40,000 रुपये डाल दूँ। अब ये मुझे चेक दे रहे हैं, चेक नंबर मैं डाल देता हूँ और बैंक आ गया, यहाँ पर मेरी ट्रांजेक्शन सेव हो चुकी है। डिस्प्ले में जाके हम इस बिल को ट्रैक कर सकते हैं कि किस बिल का पैसा आया है, किस बिल का पैसा नहीं आया। एक बिल मैं इसका और बना लेता हूँ, 20 सितंबर को ही दोबारा इसने मुझसे परचेज किया, यहाँ पर भी रेफरेंस बन चुका है। अब मैं इससे पैसा रिसीव कर रहा हूँ, सपोज 26 तारीख को अजय जनरल स्टोर, देख सकते हैं 2 बिल आ चुके हैं। पहले बिल का जो आधा पैसा रह रहा है वो, और दूसरे बिल का पैसा जो, क्योंकि वो तो पूरा ही बिल नया है, तो कब तक इसकी पेमेंट रिसीव होनी है, ड्यू डेट भी आप देख सकते हैं कि 30 सितंबर तक पैसा रिसीव होना है, 30 दिसंबर तक हमने अलाउ किया हुआ है। नीचे आप उसकी डिटेल भी देख रहे हैं कि रेफरेंस नंबर, रेफरेंस डेट क्या थी, 20 सितंबर का ये बिल था और ओरिजिनल अमाउंट क्या थी। अब सपोज इसने इसका पैसा पे कर दिया 26 तारीख को पूरा, और जो दूसरा बिल है उसका इसने आधा पैसा किया, 1,000 रुपये पे किए सपोज, और चेक दे दिया, इसको भी हमने सेव कर लिया। एक और सेल करते हैं 22 तारीख को अजय जनरल स्टोर, और यहाँ पर हमने 100 क्वांटिटी और सेल कर दी है, कम कर लेते हैं, 20 क्वांटिटी सेल की है। अब देखेंगे कि टोटल मैंने 3 ट्रांजेक्शन उसको की है। मैं आपको इसकी लेजर रिपोर्ट दिखाता हूँ, तो लेजर रिपोर्ट की शॉर्टकट की है Alt+L, अजय जनरल स्टोर, और आप देख सकते हैं कि 3 मैंने इसको ट्रांजेक्शन की हैं, 3 सेल की हैं और 2 रिसिप्ट इससे ली हैं। टोटल मुझे इससे कितना पैसा लेना है, तो लेजर में क्लोजिंग बैलेंस आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर शो है 17,338 रुपये मुझे इससे रिसीव करने हैं टोटल लेजर के अकॉर्डिंग। और
कितनी ट्रांजेक्शन मेरी हुई है। ये मेरी लेजर रिपोर्ट है जिसमें मैं पूरी इसकी स्टेटमेंट देख सकता हूँ। अब मुझे ये चेक करना है कि किस बिल का पैसा मुझे रिसीव हो चुका है, किस बिल का पैसा मुझे आधा रिसीव हुआ है, किस बिल का पैसा मुझे पूरा रिसीव हो चुका है, या फिर किसी बिल का मुझे पूरा रिसीव, किसी मतलब थोड़ा सा भी रिसीव नहीं हुआ अमाउंट उसका। तो मुझे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में ये सारी रिपोर्ट मिलती हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में जाएंगे और यहाँ पर आपको आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट मिलेगी, जिसमें आप इसको बिल पे ट्रैक कर सकते हैं कि किस बिल का पैसा आया, किस बिल का पैसा नहीं आया। वन अकाउंट, अजय जनरल स्टोर, और मैं यहाँ पर इसका अभी ऑल बिल देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3 बिल हमने बनाए थे, जिसमें पहला बिल है जिसका पूरा पैसा रिसीव हो चुका है, पेंडिंग अमाउंट में आप देखेंगे 0 शो हो रहा है, कुछ भी पैसा बकाया नहीं है। दूसरा बिल आप देखेंगे तो दूसरे बिल में आपको मिलेगा कि इसका कितना पैसा रिसीव हो चुका है। इसकी एडजस्टमेंट के लिए ऑप्शन भी यहाँ पर बाहर दिया हुआ है, इसको इनेबल कर लेंगे, शो बिल एडजस्टमेंट डिटेल्स। अब आप देखिए कि रिसिप्ट की डिटेल भी आएगी, कब कब पैसा रिसीव हुआ। तो आप देखिए कि जो पहला बिल है उसके 2 रिसिप्ट में पैसा आया था, एक बार 40,000 रुपये दिए थे, दूसरी बार 7,040 रुपये दिए थे। तीसरा जो मतलब सेकंड जो बिल है हमारा, उसको आप देख सकते हैं कि जो बिल था वो था 2,464 रुपये का, और जिसमें कितने रुपए रिसीव हुए हैं तो आप देख सकते हैं 1,000 रुपये रिसीव हुए हैं, लास्ट कॉलम में आप देखेंगे। और कितने अभी पेंडिंग है, तो पेंडिंग अमाउंट आप देख सकते हैं कि पेंडिंग है 1,464 रुपये। और जो लास्ट बिल है 15,904 रुपये का, इसमें आप देखेंगे पूरा का पूरा अभी अनक्लियर्ड है, इस बिल का बिल्कुल भी पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ। तो पूरी आपको यहाँ पर ट्रैकिंग मिल जाती है, किस बिल का पैसा मिला है, किस बिल का कितना पैसा मिला है, और किस बिल का पैसा नहीं मिला, उसकी पूरी ट्रैकिंग आपको यहाँ पर शो होगी। अभी आप देखेंगे इसकी ड्यू डेट नहीं निकली है, तो इसलिए यहाँ पर -4 और -6 आपको दिखा रहा है बिजी में कि 30 तारीख थी, लेकिन इसने जो रिसिप्ट है वो 25 और 26 को दे दिया, तो इसने 3-4 दिन पहले ही बेसिकली पेमेंट कर दी है। अदरवाइज आपको ये यहाँ पर ड्यू डेज भी बता रहा होता है कि इतने दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं बट इसने पेमेंट नहीं किया। तो आप बेसिकली ये फीचर बिजी में अवेलेबल है, जिसमें आप जब सेल बनाते हैं, सेल इनवॉइस क्रिएट करते हैं, तब आप सेव करते हैं टाइम, ये विंडो ओपन होगी जिसमें आपका न्यू रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा हर बिल का, जो भी बिल आप बना रहे हैं। तो जो आपका न्यू रेफरेंस है, जो सेम वाउचर नंबर होता है बिल नंबर, उसी के नंबर के अकॉर्डिंग आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है। अमाउंट, जितने बिल की अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ड्यू डेट भी यहाँ पर बन के आ चुकी है। अगर आपको इसकी ईएमआईज बनानी हो तो वो भी आप बना सकते हैं। नीचे ऑप्शन है स्प्लिट रेफरेंस का, इसको आप इनेबल करेंगे और सपोज आपको इसकी 3 मंथली ईएमआई बनानी है, मंथली, क्वार्टरली, डेट, इस पर सारे ऑप्शन अवेलेबल है। अगर उसे मंथली ईएमआई बनानी है, आप देखेंगे स्प्लिट कर सकते हैं, तो तीनों की इक्वल डिवाइड करके इसने ईएमआई बना दी, जिसकी ड्यू डेट आप देख सकते हैं कि मंथली है, तो 2 अक्टूबर को इसकी पेमेंट करनी है इतनी, 2 नवंबर को और 2 दिसंबर तक कितनी कितनी पेमेंट करनी है। तो ईएमआईज भी आप बाय सिंगल क्लिक आप जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो काफी सिंपल है रेफरेंस जनरेट करना। अभी एक ही रेफरेंस बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस विंडो में कि इस बिल का इतना पैसा कब तक रिसीव होगा। और इस रेफरेंस को आप जब भी आप पैसा रिसीव करेंगे, ये रिसिप्ट एंट्री है, जब भी आप पैसा रिसीव करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट के बाद ये विंडो ओपन होगी जहाँ पर आपको रिसीव करना है पैसा, और किस बिल का कितना पैसा मिल रहा है उसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो जब बिल बनाएंगे तो न्यू रेफरेंस बनाएंगे, और जब आप रिसिप्ट करेंगे तो आप उसको एडजस्ट कर लेंगे, और रिपोर्ट आपको बिल्स रिसीवेबल की मिल जाएगी जहाँ पर आप हर बिल को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है कि पेमेंट रिमाइंडर। देखिए, कस्टमर की ड्यू डेट आ जाती है कि हाँ इस तारीख तक उसको पैसा पे करना है, लेकिन आपको बेसिकली सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना है किस किस बिल की ड्यू डेट आ चुकी है। तो मैं आपको बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इस चैलेंज को समझ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने ड्यू डेट आ चुकी है बट पेमेंट मुझे नहीं पे की है। ये एक चैलेंज रहता है, और उसको मुझे पेमेंट रिमाइंडर सेंड करना है, एक रिमाइंडर भेजना है कि आपकी ड्यू डेट आ चुकी है, इसका आप पैसा भेज दीजिए, अदरवाइज हम आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये उसको एक मैसेज हम भेज देते हैं ताकि आपकी जो पेमेंट है जल्दी रिकवर हो सके। तो इसका भी सॉल्यूशन बिजी में अवेलेबल है, सेंड पेमेंट रिमाइंडर। पेमेंट रिमाइंडर आप सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को बिजी से ही, और ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर की फैसिलिटी भी बिजी में अवेलेबल है, जिसमें आपने एक बार कॉन्फ़िगर कर दिया ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर, बिजी ऑटोमेटिकली पेमेंट रिमाइंडर भेजता रहेगा आपके कस्टमर को, आपको मैनुअली भेजने की जरूरत नहीं है। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शन बिजी में अवेलेबल हैं। आइए वन बाय वन इनको समझते हैं कि पेमेंट रिमाइंडर आपको कैसे सेंड करना है अपने कस्टमर को जिनका बेसिकली ड्यू डेट आ चुकी है बट उन्होंने पैसा पे नहीं किया है हमको। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ अपने जितने भी कस्टमर हैं, जैसे बिल्स रिसीवेबल में जाएंगे हम, और यहाँ पर ऑल अकाउंट्स में
ये विंडो ओपन होगी, ऑल अकाउंट्स आपको सिलेक्ट करना है, जितने टोटल आपके कस्टमर हैं बिल वाइज हम देख लेते हैं किस किस का पैसा हमें रिसीव करना है, किस किस की ड्यू डेट आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें टाइप ऑफ एंट्री इस रिपोर्ट में भी कंसीडर करनी है कि सिर्फ हमें ड्यू बिल्स देखने हैं, किस किस का पैसा हमें रिसीव करना है, ड्यू डेट आ चुकी है उसकी। तो ड्यू सिलेक्ट करेंगे और आज की डेट डाल देंगे। अब देखिए कि यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि किस किस का ड्यू डेट, किस किस बिल की ड्यू डेट हो चुकी है बट पैसा रिसीव नहीं हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे पहला ही बिल है जिसमें आप देख सकते हैं कि 25 मई का ये पेंडिंग पड़ा हुआ है और अभी तक पैसा रिसीव नहीं है। ऐसे ये 26 मई है, 27, 20 जून है, 20 जुलाई है, और बाकी इतने सारे बिल पेंडिंग में अभी हैं जिनका पैसा अभी तक रिसीव नहीं हुआ है और इनकी ड्यू डेट जा चुकी है। इसी को अगर आप पेंडिंग में देखेंगे कि कौन कौन से बिल हमें, मुझे ये चेक करना है कौन कौन से बिल पेंडिंग है, चाहे ड्यू डेट आई हो चाहे ना आई हो, किस किस का पैसा मुझे नहीं मिला है अभी तक, चाहे ड्यू डेट उसकी निकल चुकी हो चाहे नहीं निकल चुकी हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजी आपको अलग तरीके से शो करेगा इस रिपोर्ट को, जहां पर आप देख सकेंगे रेड कलर में जो भी आपको बिल शो हो रहे हैं मतलब उनकी ड्यू डेट जा चुकी है और अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है। बट जो ब्लू कलर में शो हो रहे हैं इसका मतलब इनकी ड्यू डेट नहीं आई है, लेकिन अभी भी ये बिल तो पेंडिंग है। तो आपको ये रिपोर्ट में आपको पता लग जाएगा हाँ इस बिल का पैसा रिसीव नहीं हुआ, बट अभी हमें इस कस्टमर को परेशान नहीं करना है क्योंकि इसकी ड्यू डेट नहीं आई है। ड्यू डेट से पहले अगर हम किसी से पैसा मांगेंगे तो कस्टमर भी हमें आगे से कह सकता है ना कि अभी तो मेरी ड्यू डेट नहीं आई है। तो आप यहाँ पर इस रिपोर्ट को अच्छी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं जाकि आप आइडेंटिफाई कर सकें, ट्रैक कर सकें कि हाँ किस बिल का पैसा अब टाइम आ चुका है, मुझे अब कस्टमर से पैसा मांगना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आपको टाइप ऑफ एंट्रीज कौन सी देखनी। यहाँ पर हम ड्यू पे फिल्टर करेंगे और जितने भी बिल हैं ये सारे ऐसे बिल हैं जिनका पैसा हमें कस्टमर से रिसीव करना है क्योंकि इनकी ड्यू डेट आ चुकी है। अब हम या तो इनको वन बाय वन कॉल करें तो काफी ज्यादा मेरा टाइम कंज्यूमिंग टास्क लगा, या फिर मैं इनको एक पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर दूं। तो पेमेंट रिमाइंडर सेंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके से ऑप्शन अवेलेबल है, एक तो मैनुअल एक ऑटोमेटिक। अगर आपको मैनुअल सेंड करना है तो आप यहाँ पर प्रिंट ईमेल एसएमएस में जाएंगे और आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में जाएंगे। यहाँ पर पेमेंट रिमाइंडर लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा जहाँ पर आप क्लिक करके पेमेंट रिमाइंडर सेंड कर सकते हैं अपने कस्टमर को, एंटर करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पेमेंट रिमाइंडर कौन सा भेजना है, बैलेंस ओनली, पेंडिंग बिल्स और ड्यू बिल्स। बैलेंस ओनली का मतलब है कि कितना अमाउंट उससे रिसीव करना है, सिर्फ उसको आप अमाउंट बता रहे हैं, किसी बिल की डिटेल नहीं बता रहे हैं कि किस बिल का पैसा पेंडिंग है। पेंडिंग बिल का मतलब है कि जितने भी पेंडिंग बिल्स हैं चाहे उनकी ड्यू डेट आ चुकी है या नहीं आई है उनको आप भेज देंगे कि हाँ आपका इतना पैसा अभी रह रहा है। और ड्यू बिल्स का मतलब यह है कि हाँ ड्यू डेट आ चुकी है, अब आप इसका पैसा भेज दीजिए अदरवाइज हम आप पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ड्यू बिल्स पे एंटर करते हैं, किस पार्टी को हमें भेजना है, तो ऑल पार्टीज को भेजना है या फिर एक ग्रुप सिलेक्ट करना है, ग्रुप पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑल पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिल्टर का ऑप्शन बिजी में अवेलेबल है। फॉर्मेट कन्फिगरेबल रहता है, पेमेंट रिमाइंडर को जो भी आपको लेटर भेजना है उसको वो आप क्या भेजना चाहते हैं, क्या टेक्स्ट भेजना चाहते हैं, ये कन्फिगरेबल है, बिजी में आप कन्फिगर कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। और अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही लेते हैं और आप देखेंगे मैं पहले आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से लेटर बन के आ चुका। जैसे कि पहली पार्टी है मेरी अशोक जनरल स्टोर और आप देख सकते हैं कि पेमेंट रिमाइंडर है, कितना पैसा उससे मुझे लेना है और नीचे बिल की डिटेल आ रही है कि आप किस किस बिल का पैसा हम उससे मांग रहे हैं, किस तारीख का वो बिल है और उसकी ड्यू डेट कब थी और कितने दिन हो चुके हैं इसको निकले हुए। ऐसे ही आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें कि ऑल पार्टीज का है। तो ये पहला अशोक हो गया, दूसरा आप देखेंगे बाबा हरिदास, तीसरा पूरन जनरल स्टोर, सारी पार्टीज के लेटर जनरेट होके आ चुके। तो ये प्रीव्यू में आपको दिखा रहा था। अब पेमेंट रिमाइंडर सेंड करने के लिए आपके पास यहाँ पर मैनुअली अगर आप सेंड करते हैं तो कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। जैसे अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करके एक एक लेटर आप उसको इशू कर सकते हैं, कुरियर करना चाहें मतलब तो आप कुरियर कर सकते हैं। अगर आपको ईमेल करना है तो आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए आप ईमेल पे क्लिक करेंगे और जो ईमेल आईडी है वो पार्टीज में एंटर होनी चाहिए और ईमेल आईडी पार्टी में एंटर होंगी और आप यहाँ से बस सेंड कर देंगे, पेमेंट रिमाइंडर उनको चले जाए। एसएमएस के थ्रू अगर आपने एसएमएस की एपीआई परचेज की है तो वन बाय वन सबको एसएमएस चला जाएगा। एसएमएस में लेकिन एक लिमिट रहती है, 160 कैरेक्टर से ज्यादा आप उसको भेज नहीं सकते, तो एक टेक्स्ट चला जाएगा कि आप इतना पैसा हमें भेज दीजिए। तो ये सारे ऑप्शन अभी मैनुअली के लिए अवेलेबल हैं।
और ऑटोमेटिकली अगर आपको सेट करना है पेमेंट रिमाइंडर, आप चाहते हैं कि मुझे ये मैनुअली प्रोसेस ना करनी पड़े, ऑटोमेटिकली बिजी ही ऑटोमेटिक सेंड कर दे, किस किस का पैसा बकाया है, ड्यू डेट आ चुकी है और पैसा आ जाना चाहिए, तो आपको हम इसके लिए बिजी एजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिजी एजेंट आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। रिसोर्सेज में आप जाएंगे, ये हमारी वेबसाइट है, रिसोर्सेज में आप जाएंगे डाउनलोड्स पे, और यहाँ पर आपको बिजी एजेंट टूल मिलेगा। इसको आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप उसको इंस्टॉल करने इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो डेस्कटॉप स्क्रीन है, यहाँ पर आपको एक आइकन शो हो जाएगा, BA लिखा होगा, बिजी एजेंट। इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जनरल कॉन्फ़िगरेशन में पहले जाना है, और जनरल कॉन्फ़िगरेशन पे जाके सबसे पहले आपका डाटा पाथ आपको बताना है कि कहाँ से आपका डाटा रन हो। तो बाय डिफॉल्ट आपका डाटा पाथ यही रहता है, C ड्राइव बिजी डाटा। इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको ईमेल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करनी है, तो जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। SMTP अगर आपकी आईडी जीमेल की है, याहू की है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ईमेल के SMTP सर्वर होते हैं। तो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है, SMTP सर्वर का नेम डालना है, पोर्ट डालना है, अपनी ईमेल आईडी, और आपको ऐप पासवर्ड जनरेट करके यहाँ पर डालना होगा। इसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। वन टाइम सेव करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में ऑप्शन है पेमेंट रिमाइंडर। इस पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप पेमेंट रिमाइंडर ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को, अगर ये डिजेबल है तो इनेबल कर लेंगे। इनेबल करने के बाद अपनी कंपनी सिलेक्ट करेंगे कि अगर सपोज आपकी मल्टीपल कंपनीज है तो किस कंपनी में आप ऑटोमेटिक पेमेंट रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली पेमेंट रिमाइंडर चला जाए। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। जैसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपको बिजी पूछेगा कि आपको पेमेंट रिमाइंडर किस पार्टी को भेजना है, तो जिसका भी डेबिट बैलेंस होगा उसी को सिर्फ ये पेमेंट रिमाइंडर भेजेगा, और सिर्फ आप सन्ड्री डेटर्स या सन्ड्री कैटर के लिए ही इसको सेट कर सकते हैं। तो चाहे ऑल अकाउंट भी सिलेक्ट कर लें, बट जाएगा ये सिर्फ सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स को, जिनका भी डेबिट बैलेंस होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपकी मल्टीपल कंपनीज है तो मल्टीपल कंपनीज के लिए आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको शेड्यूल सेट करना है कि आपको पेमेंट रिमाइंडर कब भेजना है उस पार्टी को, डेली भेजना है, वीकली भेजना है, आपको मंथली भेजना है, या फिर फोर्टनाइट भेजना है, तो 15-15 दिन में मतलब कि। तो आप जैसे अगर डेली सेट करते हैं तो किस टाइम पे जाना चाहिए, वीकली सेट करते हैं तो आपका किस टाइम पे जाना चाहिए और किस किस दिन जाना चाहिए, फोर्टनाइट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एक से लेकर आपने हाफ हाफ दिन बता दिए। नेक्स्ट, मंथली अगर आप करते हैं तो एक महीने में किस तारीख को जाना चाहिए, तो जैसे 1 लिखा है तो हर महीने की पहली तारीख को चला जाएगा, 2 लिखेंगे तो हर महीने की दूसरी तारीख को चला जाएगा। तो यहाँ पर आप बेसिकली सेट कर सकते हैं शेड्यूल। इसके बाद जो पेमेंट रिमाइंडर आपको सेंड करना है, कि आपको सिर्फ बैलेंस ओनली करना है, पेंडिंग बिल्स करना है, या ड्यू बिल्स करना है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि PDF अटैचमेंट भी जाए बिल उसमें, पेमेंट रिमाइंडर में, और किस किस बिल का पैसा मुझसे मांग रहे हैं, तो आपको ड्यू बिल्स या फिर पेंडिंग बिल सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस ओनली कर देते हैं तो बैलेंस ओनली में सिर्फ उसको अमाउंट जाएगी कि हाँ आप इतना पैसा आपका बकाया, आप उसको पे कर दीजिए। तो अभी हम सिर्फ ड्यू बिल्स पे सिलेक्ट करते हैं, ताकि जब भी ड्यू बिल आ जाए पार्टी की, ऑटोमेटिकली पेमेंट रिमाइंडर चला जाएगा। ओके करते हैं और इसको सेट करके छोड़ देते हैं। अब ये बिजी एजेंट जो है ऑटोमेटिकली पेमेंट रिमाइंडर सेंड करता रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सेंड करता है ये। तो जैसे अभी बिल्कुल खाली है ये, और अगर आपको मैनुअली सेंड करना तो आप यहाँ पे इस बटन भी हमने दिया हुआ है कि सेंड पेमेंट रिमाइंडर, इसको आप क्लिक करेंगे और आपका अपनी पार्टी में पेमेंट रिमाइंडर चला जाएगा। अदरवाइज जो भी आपने टाइम सेट किया हुआ है 11 बजे या फिर 12 बजे, जो भी आपने टाइम सेट किया उसके अकॉर्डिंग पेमेंट रिमाइंडर सेंड होना स्टार्ट होगा। तो देखिए ये प्रोसेस स्टार्ट होगी और ये पेमेंट रिमाइंडर जाना स्टार्ट होगा। तो ये आप एक बार कन्फिगर करके छोड़ देंगे और ऑटोमेटिकली बिजी एजेंट पेमेंट रिमाइंडर भेजता रहेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो आपका कस्टमर है उसको पेमेंट रिमाइंडर कैसे रिसीव होगा। तो देखिए ये एक ईमेल रिसीव हो चुकी है, और आप मैसेज देख सकते हैं कि जो ईमेल रिसीव हुई है जिसमें कंपनी का नाम आ रहा है, किस कंपनी से पेमेंट रिमाइंडर आया है, और आप देख सकते हैं कि किस तारीख का ये पेमेंट रिमाइंडर है, कितना पैसा बकाया है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, और नीचे सारी डिटेल्स शो हो रही हैं। और एक मैसेज गया हुआ है कि आप ड्यू बिल्स आ चुका है, अपने ड्यू बिल्स को क्लियर कर दीजिए, और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आ रही हैं यहाँ पर। PDF अटैचमेंट के साथ ये पेमेंट रिमाइंडर जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये भी डिटेल है कि किस बिल का पैसा हम आपसे मांग रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट कब थी, और आपने पैसा नहीं दिया, 7 दिन हो चुके हैं, हम आप पे आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। तो ये पेमेंट रिमाइंडर आप सेट कर सकते हैं, और जैसे सेट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका पेमेंट रिमाइंडर जाना स्टार्ट होगा।
नेक्स्ट आता है कि अगर सपोज पार्टी पेमेंट नहीं दे रही है तो आपको इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट करना है, तो आपको अगर मैनुअली कैलकुलेट करना होगा तो आपको डेज कैलकुलेट करने हैं, उसके बाद कैलकुलेशन करनी होगी। बट बिजी में क्या है कि आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है जिसमें आप ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको भी देख लेते हैं। तो डिस्प्ले में जाएंगे और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन की रिपोर्ट मिलेगी जहां पर आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्स रिसीवेबल की रिपोर्ट है, जिसमें अगर मुझे देखना है किसी एक अकाउंट का देखना है या फिर ऑल अकाउंट का देखना है, मैं देख सकता हूँ। तो जैसे कि ऑल अकाउंट जिनकी भी ड्यू डेट निकल चुकी है 20 सितंबर तक, फ्लैट रेट मैंने यहाँ पर 18% बता दिया है। 365 दिन मतलब कि 1 साल के लिए ओके करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जितने भी पार्टीज हैं इनसे पैसा रिसीव करना था, अब ड्यू डेट जा चुकी है बट अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो अब हम इनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट की पोस्टिंग के लिए आप बस F4 की आप प्रेस करेंगे, ओके करेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी इंटरेस्ट की एंट्री भी पोस्ट हो जाएगी। ये देखिए 7 वाउचर जनरेट हो चुके हैं, इंटरेस्ट यहाँ पर लग चुका है। मैं आपको एक पार्टी का लेजर ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए जैसे A1 फूड है, इस पे 85 रुपये इंटरेस्ट, और बाबा हरिदास है इस पे 745 रुपये इंटरेस्ट। एक सिंगल क्लिक में ही इंटरेस्ट की एंट्री पोस्ट होगी, आपको मैनुअली करने की जरूरत नहीं, सबकी एंट्री पोस्ट कर दी है। नेक्स्ट आता है कि कोई ऐसी पार्टी है जिसकी एक नॉमिनल अमाउंट रह गई है, उसको आपको एडजस्ट करना, क्योंकि ऐसा होता है कई बार कि सपोज किसी पार्टी से आपको पैसे लेने थे 1072 रुपये, बट सपोज उसने पैसा ही 1000 रुपये दिया और बोल दिया कि आप बस नहीं है मेरे पास, अब एडजस्ट कर लो उसको। तो मतलब जो 72 रुपीज है, जो 72 रुपीज है, बेसिकली वो आपके बैलेंस में दिखता रहेगा, पेंडिंग दिखता रहेगा, क्योंकि बैलेंस तो पूरा क्लियर हुआ नहीं है। तो आप उसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास फीचर अवेलेबल है कि जितने भी पैटी छोटे नॉमिनल अमाउंट के रिसीवेबल आपके पास पेंडिंग हैं उनको बाय सिंगल क्लिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं बिजी में कैसे करेंगे। तो जैसे कि एक पार्टी ले लेते हैं, आउटस्टैंडिंग एनालिसिस, एक पार्टी ले लेते हैं आजा जनरल स्टोर, इससे इसका पैसा, तो दूसरी पार्टी ले लेते हैं क्योंकि इसके हमने बिल बाद में बनाए हैं, बाबा हरिदास। अभी आप देखेंगे जो बाबा हरिदास है, सिर्फ ड्यू बिल्स लेते हैं इसमें, ऑल क्लियर छोड़ के, या पेंडिंग ले लेते हैं। अब सपोज इससे हमें कितना पैसा रिसीव करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल हमें 1,15,103 रुपये 72 पैसे इससे रिसीव हुआ। अब हम जाएंगे, सपोज इस पार्टी ने हमें पैसा पे कर दिया 20 तारीख को, जो बाबा हरिदास सुपरमार्ट है, इसने हमें ये सारे पैसा पे कर, बट इसने इस बिल के 700 रुपये दिए हैं खाली। तो टोटल देखिए हमें इससे लेना कितना था, टोटल हमें इससे लेना था, और इसमें कुछ पैसा इसने नहीं दिया है सपोज। अब मैं इसका आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट दोबारा दिखाता हूँ। अब देखिए कि ये सिर्फ 745 रुपये में से 45 रुपये बचे हुए हैं, ताकि और सारा पैसा एडजस्ट हो चुका है। ऑल क्लियर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सारा पैसा आ चुका है, देखते हैं कोई भी बिल पेंडिंग नहीं है, सारे बिल क्लियर हो चुके हैं। और सिर्फ जो 700 रुपये हमें इससे 745 रुपये जो इस लास्ट वाले इंटरेस्ट के लेने थे, बट इसने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ 700 रुपये दिए हैं, 45 रुपये अब ये हमें नहीं देगा। इसने बोल दिया कि बस इतना ही ले लीजिए, अब इससे ज्यादा हम नहीं देंगे। तो बेसिकली हमें अब इसको एडजस्ट करना होगा। तो एक फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, वो भी हम देख लेते हैं पेटी कैश की। अभी मैं ऑल बिल्स दिखा देता हूँ, इसमें आप देखेंगे पेंडिंग बिल्स देख लेते हैं ऑल पार्टीज का। अब आप देखिए कि किस किस का पैसा कितना कितना रह गया है, और कुछ अब देखेंगे जैसे कि इसका 85 रुपीज है, इसका 45 रुपीज, एक नॉमिनल अमाउंट है, छोटी छोटी अमाउंट है, जो अब ये पैसा हमें नहीं देगी ये पार्टी, या फिर ये कस्टमर हमें पैसा नहीं देगा, बट हम इसे खत्म करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। तो हमारे पास F4 की अवेलेबल है यहाँ पर, कंट्रोल F4। तो नीचे आप देख सकते हैं क्लियर अकाउंट बैलेंस, इसमें कंट्रोल प्लस F4 नीचे बॉटम में आपको शो भी हो रही है। कंट्रोल प्लस F4 प्रेस करेंगे आप, यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी और आप बताएंगे कि 100 रुपये से नीचे का जितना भी पैसा उसको खत्म कर दे, क्लियर कर दे। जैसे यहाँ पर हमने 100 रुपये से, या फिर 10 रुपये से नीचे, या फिर 20 रुपये से नीचे, जो भी आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे उससे नीचे का जितना भी पैसा होगा अगर पेंडिंग में है तो एडजस्ट कर देगा। मतलब एक कोई भी नॉमिनल, एक सिर्फ 10 रुपये पेंडिंग रह गए हैं उस कस्टमर के, या 20 रुपये पेंडिंग रह चुके हैं, या फिर 5 रुपये पेंडिंग रह चुके हैं, काफी पैटी अमाउंट है, नॉर्मल अमाउंट है, और अब वो पैसा अब रिसीव नहीं होने वाला, और जस्ट वो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 100 रुपये से नीचे का भी अमाउंट जितना भी हो उसको एडजस्ट करके ओके करेंगे। अब देखिए ये वाउचर जनरेट हो चुका है, और इसका लेजर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लास्ट में देखिए कि जो 45 रुपये, ये पैसा यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। इसका अकाउंट मास्टर जो भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, जैसे कि ऑल F4 में जो भी एडजस्टमेंट अकाउंट है वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर बता दिया राउंड ऑफ,
या फिर आपने कोई एक्सपेंस, क्योंकि आपको अकाउंट तो एडजस्ट करना है उसके अगेंस्ट में, तो जो भी आप अकाउंट बताएंगे उसके अगेंस्ट में ये एडजस्ट कर देगा पेटी कैश को। इसको मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। इस एंटर को भी हम रिमूव करते हैं। अभी ये पैसा देखिए यहाँ पर शो हो रहा है 85 और 45 रुपीज़। ये दो छोटे छोटे रेफरेंसेस हैं जो हमें शो हो रहे हैं, और हमें अब इसको ख़त्म करना है। हम यहाँ कंट्रोल F4 करेंगे और यहाँ पर अकाउंट बताएंगे कि राउंड ऑफ में डाल दे, ये ख़त्म कर दे। 100 रुपीज़ से नीचे वाले जितने भी छोटे छोटे रेफरेंसेस बचे हैं उनको एडजस्ट कर दे। ओके करेंगे। अब ये देखिए ये छोटे छोटे जो रेफरेंसेस थे ये यहाँ से हट चुके हैं लिस्ट में से, कोई पैसा नहीं है। और अब हम सिर्फ एक पार्टी का बिल्स रिसीवेबल रिपोर्ट देख लेते हैं, बाबा हरिदास। तो देखिए कोई भी पैसा पेंडिंग नहीं है, सारा पैसा खत्म हो चुका, क्लियर हो चुका है बिल्कुल इसका हिसाब। सब बिल का पैसा हमें रिसीव हो चुका। तो छोटा 45 रुपये वाला था वो भी एडजस्ट हमने कर दिया। एडजस्ट कैसे किया है तो उसका लेजर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे राउंड ऑफ में एडजस्ट हो गया। जो भी आप अकाउंट बताएंगे उसके अगेंस्ट में इसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा, राइट ऑफ कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। तो आइए अब कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देख लेते हैं जिससे आप आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपको रिपोर्ट पहले दिखाता हूँ। सबसे पहली रिपोर्ट है हमारे पास अमाउंट रिसीवेबल और अमाउंट पेबल की। तो देखिए पेबल वो होते हैं जिनसे आप परचेज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप परचेज करते हैं मटेरियल तब भी आपकी विंडो लास्ट में ओपन होगी और आपका रेफरेंस बनेगा कि कब तक आपको उसका पैसा पे करना है। ये आपके अकाउंट्स पेबल हैं क्योंकि आप सप्लायर से माल खरीद रहे हैं, और जब आप सेल करते हैं तो वो आपके रिसीवर होगा। तो आउटस्टैंडिंग एनालिसिस में आप देख सकते हैं यहाँ पर अमाउंट रिसीवेबल और अमाउंट पेबल दोनों रिपोर्ट अवेलेबल है, जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि कितना कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो सप्लायर है इनको कितना पैसा देना है, कितना उधार माल मैंने खरीद लिया। और दूसरा है आपका अमाउंट रिसीवेबल। एंटर करेंगे ऑल अकाउंट्स, कौन कौन से ऐसे कस्टमर है जिनसे पैसा लेना है, जिनसे पैसा बकाया है, और कितना कितना अमाउंट बकाया है वो आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएगा। तो आपको बेसिकली समरी रिपोर्ट मिलेगी जहां पर आपको पता लग जाएगा कि हाँ इतना इतना पैसा मार्केट में भी फंसा हुआ। दूसरी रिपोर्ट बिल्स रिसीवेबल और पेबल की जो मैंने आपको दिखाई दी है, अब दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्स रिसीवेबल की जो मेन रिपोर्ट है हर बिल को ट्रैक करने के लिए, जहां पर आपको पता लगेगा किस बिल का पैसा आ चुका है, किस बिल का पैसा नहीं आ चुका है। नेक्स्ट है एजिंग की रिपोर्ट, एजिंग रिसीवेबल, एजिंग पेबल। तो देखिए एजिंग की रिपोर्ट आपकी ज्यादातर ऑडिट में भी काम आती है कि किस बिल का पैसा कितने दिनों से पेंडिंग है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है और सीए एंड अकाउंटेंट्स इस रिपोर्ट को बहुत मांगते हैं। एजिंग रिसीवेबल, इस रिपोर्ट को आप ओपन करेंगे। इस रिपोर्ट में आप बेसिकली देख सकते हैं स्लैब्स होते हैं। आप देखेंगे किस बिल का पैसा या फिर कितना पैसा मेरा 30 दिनों से पेंडिंग है, या फिर 30 से 60 दिनों के बीच में कितना, 31 से 90 दिनों के बीच में कितना, मतलब ड्यू डेट जा चुकी है इनकी बट पैसा रिसीव नहीं हुआ। किसको 30 दिन से ज्यादा हुए, किसको 60 दिन से ज्यादा हुए, किसको 90 से ज्यादा हुए, किसको 120 से ज्यादा हो गए, या फिर किसको 150 से ज्यादा हो गए। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये एक पार्टी है सिंगला फूड्स एंड स्वीट्स, जिसने पैसा पे नहीं किया है। टोटल कितना पैसा इसका है, 5,73,000 हमें इससे लेना है पैसा। और जो भी आप देखेंगे 1,83,000 है वो 30 दिन का रखना है, मतलब ड्यू डेट निकले हुए भी 30 दिन हुए हैं। बाकी 30 से 31 दिन के बीच में कौन से अमाउंट फंसा हुआ है, और बाकी सारा अमाउंट भी आप देख सकते हैं। और ये जो स्लैब रहते हैं ये भी कन्फिगरेबल रहते हैं, डेज के आपको कन्फिगर कर सकते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट होती है बिल समरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिल समरी रिपोर्ट है। एंटर करेंगे और आप यहाँ पर समरी देख सकते हैं बिल की। देखिए जो भी पार्टीज हैं आपकी वो यहाँ पे जो भी आपके कस्टमर है वो शो हो रहे हैं, और कितना बिल्स रिसीवेबल है, कितना बिल्स पेबल है। आप देख सकते हैं किसके पैसा कितना लेना है, कितना पैसा अब नेट बिल हुआ है, कितना लेजर का अमाउंट है। तो ये सारी रिपोर्ट बेसिकली एक सिंगल विंडो में आप ये सारी चीज़ें आपको मिल देंगी कि लेजर का बैलेंस कितना है, नेट बिल कितना हुआ है उसको, और कितना पैसा रिसीवेबल में पड़ा हुआ है, कितना पैसा इससे मिले। नेक्स्ट आती है बिल वाइज स्टेटमेंट। तो बिल वाइज स्टेटमेंट में आप जाकर किसी भी पार्टी को सर्च करके आप देख सकते हैं ये किस बिल का पैसा रिसीव हुआ है, किस बिल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। तो एक तरीके से समरी रिपोर्ट हो जाएगी, स्टेटमेंट हो जाएगी बिल वाइज। नेक्स्ट आती है बिल रेफरेंस डिटेल। सपोज आपको किसी पर्टिकुलर रेफरेंस की डिटेल देखनी है, जैसे कि यहाँ पर हमने जो लास्ट बिल बनाया है इस बिल को कॉपी कर लेते हैं और बिल रेफरेंस डिटेल एंटर करेंगे, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे या फिर टाइप कर लेंगे। तो जैसे कि है BWPL/34। और आप देखिए ये बिल रेफरेंस है, इसकी डिटेल आ रही है, कब सेल हुई थी इस रेफरेंस की और कब एडजस्टमेंट। तो पर्टिकुलर बिल रेफरेंस की डिटेल भी आपको दी जाएगी।
लास्ट रिपोर्ट है इसमें ऑन अकाउंट एंट्रीज, जहां पर आपको पता लगेगा अगर सपोज आपने किसी बिल का रेफरेंस नहीं बनाया, तो एक बिल का रेफरेंस मैं हटा देता हूँ अभी ताकि आपको पता लग जाए। जैसे इस बिल का रेफरेंस सपोज नहीं बनाया, आप देख सकते हैं कि जो रेफरेंस की विंडो है वो पूरी खाली पड़ी है, खाली है, कोई रेफरेंस नहीं बनाया, बनाना था बट नहीं बनाया हमने, तो ये आपका ऑन अकाउंट में चला जाएगा। देख सकते हैं ये अभी पैसा आ रहा है जिसका रेफरेंस नहीं बना, बिल नंबर आ रहा है बट इसका रेफरेंस नहीं है, देखेंगे आप, तो ये ऑन अकाउंट में चला गया है क्योंकि इसका कोई रेफरेंस नहीं बना। ये आपकी बिल बाय बिल की रिपोर्ट में, बिल रिसीवेबल की रिपोर्ट में नहीं जाएगी ट्रांजेक्शन, ये आपके ऑन अकाउंट में चली जाएगी, ऑन अकाउंट की रिपोर्ट में चली। तो ये है इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जिनको देख के आप अपने आउटस्टैंडिंग को मैनेज कर सकते हैं, अपनी बिल को ट्रैक कर सकते हैं, अपना रिसीवेबल और पेबल देख सकते हैं, किस बिल से किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, किस पार्टी को कितना पैसा देना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन की मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई जिसमें आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था बेसिकली आज का टॉपिक जिसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आप आउटस्टैंडिंग मैनेज करेंगे। बाकी जो बिजी सॉफ्टवेयर वो कंप्लीटली बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलती है, जैसे कंप्लीट अकाउंटिंग आप कर सकते हैं, जीएसटी की फाइलिंग और रिकंसिलिएशन आपको मिल जाती है, इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए आपको रॉबस्ट फीचर मिल जाते हैं, इजी एंड फास्ट बिलिंग आपको मिल जाती है पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू, इनवॉइस का टेम्पलेट आप कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसा मर्जी चाहे वैसा इनवॉइस आप प्रिंट कर पाएंगे बिजी से, ऑटोमेटिक बैकअप गूगल ड्राइव पर आप ले सकते हैं, सेट कर सकते हैं, आपका बैकअप ऑटोमेटिकली होता रहेगा, डाटा सेफ एंड सिक्योर रहेगा, बैंक स्टेटमेंट को इंपोर्ट आप कर सकते हैं, ईमेल एसएमएस व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, यूजर कंट्रोल एंड ट्रैकिंग की फैसिलिटी मिल जाती है, अपने जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको क्या परमिशन आपको देने, क्या राइट देने, उसके अकॉर्डिंग ट्रैकिंग आप कर सकते हैं, रिकंसिलिएशन विद ई कॉमर्स की फैसिलिटी आपको मिल जाती है, जिससे आप अगर सपोज आप ई कॉमर्स सेलर हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट के थ्रू आप सेल करते हैं, आप बाय सिंगल क्लिक अपनी ट्रांजेक्शन को सीधा पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मैनुअली एंटर करने की जरूरत नहीं है, तो रिकंसिलिएशन भी आपको मिल जाता है। बिजी ऑनलाइन की फैसिलिटी है जिसमें आप डाटा अपना क्लाउड पर स्टोर कर सकते हैं, और आपका बेसिकली बिजी मोबाइल ऐप जिसके थ्रू आप मोबाइल पर भी अपने बिजी को ऑपरेट कर सकते हैं। फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रही है, 5 टाइम 82 आप डायल करेंगे, ईमेल आईडी support@busy.in, 24/7 ये ओपन रहता है, कभी भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक में आपको कोई इशू हो, किसी बिजी में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करने हैं तो कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, ये था आज का वेबिनार जिसमें मैंने आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग आप कैसे मैनेज करेंगे बिजी में, काफ़ी सिंपली स्टेप्स हैं जिनको फॉलो अप कर सकते हैं और अपना आउटस्टैंडिंग मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक हम किसी नए टॉपिक पे मिलेंगे और आपको उसकी भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।